जी कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक तो अपना टेस्ट 5 डिस्कस करेंगे और इसके बाद फ्रेश चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका बेसिक कंसेप्ट स्टडी करेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन और इसके करैक्टरिस्टिक्स। बुक्स का रेफरेंस आपके सामने मौजूद है, नोट कर लीजिए। असाइनमेंट भी आज की नोट कर लीजिए। पहले टेस्ट डिस्कशन की तरफ चलते हैं। टेस्ट है हमारा टेस्ट 5। सबसे पहले क्वेश्चन 1, ये टेस्ट था। इसमें जो टॉपिक था वो बेसिकली एजेंसी का था। एजेंसी वाले चैप्टर के ऊपर ये टेस्ट बेस कर रहा है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपको एजेंसी के टॉपिक के सारे मिलेंगे। क्वेश्चन 1, मिस्टर तारिक द ओनर ऑफ ए हाईएस्ट वैन डिलीवर्ड द व्हीकल टू मिस्टर जावेद ए मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट के वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। इससे हमें यह पता चलता है कि एजेंसी रिलेशनशिप है जिसमें मिस्टर तारिक प्रिंसिपल है और मिस्टर जावेद एजेंट है। तो मिस्टर तारिक ने मिस्टर जावेद को अपनी गाड़ी दी फॉर सेल एट नॉट लेस देन 175,000 और कहा कि 175,000 से कम की सेल ना करना, यानी ये उसने एक्सप्रेसली कह दिया। ही सोल्ड द हाईएस्ट मैन फॉर ₹75,000 टू मिस्टर आरिफ। एजेंट ने मिस्टर आरिफ को 1,75,000 की बजाय सिर्फ 75,000 की गाड़ी बेच दी। इसका मतलब क्या, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया? यस, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे मना किया हुआ था कि 1,75,000 से नीचे पे ना बेचना। उसने 75,000 की बेच दी। तो इसका मतलब जो अथॉरिटी दी गई थी एजेंट को उसने मिसयूज किया, उस अथॉरिटी से एक्सीड किया। अब आगे चलते हैं। मिस्टर आरिफ, अच्छा अब इसमें ये ट्रांजैक्शन बाइंडिंग है कि नहीं, प्रिंसिपल इस ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, ये डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। आपको पता है जब कभी कोई भी पर्सन अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, वो चाहे पार्टनर हो चाहे एजेंट हो, जब अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो ट्रांजैक्शन फर्म के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं, ये डिपेंड करता है थर्ड पार्टी के नॉलेज पे। थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। अब हम यहां से आगे देखते हैं कि क्या हमें क्वेश्चन में बताता है कि मिस्टर आरिफ को इस चीज का इल्म था कि नहीं था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है। आगे कह रहे हैं मिस्टर आरिफ हु बॉट इट इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड। विदाउट नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। विदाउट नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड का मतलब क्या है कि मिस्टर आरिफ को नहीं पता था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, ये ट्रांजैक्शन बाइंडिंग है प्रिंसिपल के ऊपर, मिस्टर तारिक के ऊपर। यानी मिस्टर तारिक अब इस ट्रांजैक्शन का पाबंद है। वो मिस्टर आरिफ से गाड़ी वापस नहीं ले सकता, मिस्टर आरिफ से ज्यादा पैसे नहीं मांग सकता। हाँ, एक्सटर्नल पार्टी के लिए तो मिस्टर तारिक लायबल है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एजेंसी रिलेशनशिप मिस्टर तारिक ये जो 1 लाख का नुकसान हुआ है ये रिकवर करवाएगा। किससे? एजेंट से, जावेद से। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, कहानी में आगे एक और ट्विस्ट है। क्या? मिस्टर जावेद मिस एप्रोप्रिएटेड द सेल प्रोसीड्स। वो जो 75,000 थे मिस्टर जावेद ने वो भी नहीं दिए प्रिंसिपल को और लेके भाग गया। मिस्टर तारिक इज कंसीडरिंग फाइलिंग ए केस अगेंस्ट मिस्टर आरिफ फॉर द रिकवरी ऑफ हाईएस्ट वैन। मिस्टर तारिक ये कंसीडर कर रहा है कि मिस्टर आरिफ के खिलाफ केस फाइल करे कि मुझे मेरी गाड़ी वापस करो। एडवाइज व्हाट ग्राउंड मिस्टर तारिक हैज फॉर हिज रेमेडी। देखिए इसमें पहली चीज, मिस्टर आरिफ के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्टर आरिफ ने इन गुड फेथ विदाउट नोटिस के एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, इस गाड़ी को खरीदा है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन बाइंडिंग है तारिक के ऊपर। आरिफ से कोई रिकवरी नहीं हो सकती, आरिफ का कोई कसूर ही नहीं है। अभी आरिफ तो साइड पे हो गया। अब आते हैं जावेद की तरफ। एजेंट सारा किया जा रहा तो एजेंट का है। एजेंट के खिलाफ 2 केस लगेंगे, 2 केस फाइल होंगे। एजेंट ने अपनी 2 जगहों पे वायलेशन की है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, ड्यूटीज की। पहले उसने तब वायलेशन की जब उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, 1,75,000 की बजाय 75,000 की गाड़ी बेची। तो एक तो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करने का केस उसके खिलाफ लगेगा और उसमें 1 लाख रुपया रिकवर होगा। फिर दूसरा केस होगा मिस एप्रोप्रिएशन का। अगर एजेंट कोई अमाउंट मिस एप्रोप्रिएट करता है तो वो लायबल है, प्रिंसिपल को कंपनसेट करेगा। तो दूसरा केस जो होगा वो फ्रॉड का होगा और उसमें एजेंट से 75,000 रिकवर करवाया जाएगा। तो टोटल जो रिकवरी होगी जावेद से वो 1,75,000 की होगी। 1 लाख अथॉरिटी एक्सीड करने की वजह से जो नुकसान हुआ और दूसरा 75,000 जो उसने मिस एप्रोप्रिएशन की है। एजेंट अगर मिस एप्रोप्रिएशन करे, मुझे बताइए क्या एजेंट अगर मिस एप्रोप्रिएशन करे
तो वो प्रिंसिपल को लायबल है? यस, लायबल है। ये पार्टनरशिप में भी आपने कंसेप्ट पढ़ा कि अगर कोई एक पार्टनर मिस एप्रोप्रिएशन करे, क्या वो बाकी पार्टनर्स को लायबल है? इसका जवाब है यस, लायबल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 कह रहा है ए अपॉइंटेड बी हु इज माइनर। कौन माइनर है, ए के बी? बी हु इज माइनर एज हिज एजेंट। ए ने बी को अपॉइंट किया एज हिज एजेंट, लेकिन बी माइनर है। कहानी में ट्विस्ट यही है, बी माइनर है। अच्छा, क्या हमने क्या पढ़ा था? आगे चलने से पहले जरा रुक के सोचे, क्या एक माइनर एजेंट बन सकता है? इसका जवाब है यस, एजेंट बन सकता है। क्या एक माइनर प्रिंसिपल बन सकता है? इसका जवाब है नो, माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता। लेकिन हमने स्टडी किया था माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता क्योंकि वो कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन एजेंट बन सकता है। अगर वो एजेंट बनता है तो याद रखे अपने एक्ट्स के लिए वो लायबल नहीं है। हालांकि अपने एक्ट्स के लिए तो नॉर्मल एजेंट भी लायबल नहीं होता, लेकिन नॉर्मल एजेंट अगर कोई किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, तो वो प्रिंसिपल को लायबल है। जैसे प्रीवियस केस में जावेद तारिक को लायबल था। लेकिन अगर माइनर होता तो माइनर याद रखे अपने किसी भी एक्ट के लिए, चाहे वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्यों ना हो, चाहे वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड क्यों ना कर रहा हो, माइनर अपने किसी भी एक्ट के लिए प्रिंसिपल को लायबल नहीं है। एजेंट हो सकता है लेकिन अपने एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होगा। तो ए ने गलती की। क्या गलती की? माइनर को एजेंट अपॉइंट कर बैठा एंड गेव हिम ए कंप्यूटर वर्थ ₹50,000 एंड आस्क्ड हिम नॉट टू सेल इट फॉर लेस देन 55,000। उसे कहा 55,000 से कम का ना बेचना। बी सोल्ड द कंप्यूटर टू सी फॉर ₹40,000। हालांकि कहा था प्रिंसिपल ने 55,000 से कम का ना बेचना, उसने 40,000 का बेच दिया। माइनर ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, ये कंफर्म है। लेकिन प्रीवियस केस में माइनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया तो नुकसान का लायबल था प्रिंसिपल को। यहां पे बी माइनर ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, 15,000 कम पे बेचा कंप्यूटर, लेकिन अपने इस एक्ट के लिए अथॉरिटी एक्सीड करने की वजह से प्रिंसिपल को लायबल नहीं है। क्यों नहीं है भला? हालांकि अजीब बात है, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, 15,000 का प्रिंसिपल को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एजेंट लायबल नहीं है कंपनसेट करने का। क्यों? क्योंकि वो माइनर है और माइनर को लॉ प्रोटेक्ट करता है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ए क्लेम दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाइंडिंग बिकॉज बी इज ए माइनर। ए ने कहा कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है क्योंकि बी माइनर है। भाईजान, बी उस वक्त बाइंडिंग ना होता जब बी अपने बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता। ये तो बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ए के बिहाफ पे और प्रिंसिपल कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए ये एग्रीमेंट वैलिड है। क्योंकि बी अपने बिहाफ पे एग्रीमेंट नहीं कर रहा। अगर वो अपने नाम से अपने बिहाफ पे एग्रीमेंट कर रहा होता फिर हम कहते हैं कि ये माइनर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है, माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो वो एजेंट के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और असल में कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का मिस्टर ए का पार्टी के साथ हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग, वेदर माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट। यस, लेकिन वो अपने एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होगा, चाहे एक्सीडिंग अथॉरिटी हो चाहे ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो। बी ब्रीफली कमेंट ऑन क्लेम ऑफ ए का क्लेम वैलिड नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है क्योंकि बी एजेंट के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। असल में कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान में होता है, प्रिंसिपल कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सी वेदर ए कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम बी फॉर हिज मिसकंडक्ट। क्या ए बी से डैमेजेस क्लेम कर सकता है उसके मिसकंडक्ट के, क्योंकि उसने अपने अथॉरिटी से एक्सीड किया? आंसर इज नो, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बी माइनर है। इसको कंपेयर करें 2 को 1 के साथ, तकरीबन उसी तरह की सिचुएशन है, लेकिन फर्क किस चीज का है? ए में एजेंट कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था, मेजर था, बी में ये माइनर है। जी आगे चलिए क्वेश्चन 3 के ऊपर आते हैं। 3 में क्या कह रहा है? आरिफ वाज रनिंग ए मीट शॉप इन इस्लामाबाद। आरिफ की इस्लामाबाद में मीट शॉप थी। He wanted to attend the wedding of his sister in Peshawar, so he asked his friend Moiz to look after his shop during his absence. तो उसने अपने दोस्त मोइज से कहा कि मेरे जब मैं शादी से वापस आऊं तब तक तू मेरी दुकान का ख्याल रखना। यानी उसको मैनेजर बना के चला गया, मेरी दुकान मैनेज करो। इसका मतलब वो एजेंट बना के चला गया उसको। यहां पे बेसिकली ये चीज समझ लीजिए, मोइज आरिफ के एजेंट की हैसियत से काम कर, क्योंकि वो आरिफ के बिहाफ पे उसकी दुकान मैनेज कर रहा है ना। तो कोई भी पर्सन किसी दूसरे के बिहाफ पे जब कोई एक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहां पे मोइज एजेंट है आरिफ का,
While managing the shop, Moise noticed that deep freezer in the shop was not working properly. Deep freezer properly work नहीं कर रहा था. In order to save the meat from being spoiled, he sold it at a discount of 5% and had the freezer repaired the next morning. दो काम उसने ऐसे किए हैं जिसकी उसे स्पेसिफिकली परमिशन नहीं थी, उसे इजाजत नहीं थी. क्या? एक तो डिस्काउंट पे बेचना, ये उसने खुद से काम किया है, प्रिंसिपल ने नहीं कहा उसको. और दूसरा फ्रीजर को रिपेयर करवाना खुद से किया है, प्रिंसिपल ने नहीं कहा था उसको. क्या कोई एजेंट खुद से कोई काम एक्टिविटी कर सकता है? बिल्कुल. ये उसकी एक तरह से एम्प्लॉयड अथॉरिटी में समझा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद उसको पूरा करने के लिए कोई भी लीगल एक्शन जरूरी है वो ले सकता है. और अगर आप इसको एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं लेना चाहते तो इसको अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी में ले लें. इमरजेंसी सिचुएशन तो है ना, फ्रीजर खराब हो गया, अब जाहिर है उसको अगर रिपेयर नहीं करवाते मजीद नुकसान होगा, सारा गोश्त अंदर पड़ा खराब हो जाएगा. तो यहां पे अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी की सिचुएशन को सामने रखते हुए या एम्प्लॉयड अथॉरिटी दोनों को सामने रखते हुए एजेंट ये काम कर सकता है. वो 5% डिस्काउंट पे भी चीजें बेच सकता है, ठीक है. वरना अगर नहीं बेचता तो वो खराब हो जाएंगी. अगर उसको आज रात तक रखता है तो हो सकता है फ्रीजर खराब होने की वजह से खराब हो जाए वो, और फिर फ्रीजर को रिपेयर भी करवाया जो जरूरी था. तो ये दोनों एक्ट वैलिड, इससे एग्री करते हैं. आगे चलें. Looking at customers' positive response, Moise continued to offer the meat at 5% discount. ये गलती कर बैठा मोइस कि उसने देखा कस्टमर ग्राहक का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, उसने 5% डिस्काउंट को ऑफर कर, यानी पहले डिस्काउंट जो दिया था ना उसने, वो गोश्त को खराब होने से बचाने के लिए दिया था ताकि शाम शाम सारा गोश्त बिक जाए. लेकिन अब जो उसने 5% डिस्काउंट दिया है ये नुकसान से बचने के लिए नहीं है, बल्कि उसने देखा कस्टमर का पॉजिटिव रिस्पांस है, उसने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए 5% पे बेचता रहा मजीद. तो ये उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया 5% डिस्काउंट. जब उसने रूटीन में 5% डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है. अपॉन हिज रिटर्न फ्रॉम पेशावर, Arif, being unhappy with the situation, immediately discontinued the discount and now wants to recover the loss from Moise. अब वो मोइज से लॉस रिकवर करवाना चाहता है. In view of the provisions of Contract Act 1872, analyze the above situation and explain the rights and liabilities of Arif against Moise. आरिफ के राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताइए अगेंस्ट मोइज क्या है. अब देखें, पहले ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं. डिस्काउंट 5%, जब फ्रीजर खराब हुआ था तो फ्रीजर को रिपेयर करवाना और जो गोश्त मीट था उसको डिस्काउंट पे बेचना, अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी. इस सिचुएशन में ये वैलिड है एक्ट, और जो मोइज है वो आरिफ से पैसे रिकवर करवा सकता है. इसका मतलब है आरिफ लायबल है मोइज को अपने एजेंट को कंपनसेट करने के लिए उन खर्चों के लिए जो उसने फॉर द पर्पस ऑफ एजेंसी इनकर की है. यानी 5% डिस्काउंट भी वैलिड होगा, अब इसको क्लेम नहीं कर सकता. और फ्रीजर के जो रिपेयर चार्जेस हैं ये भी वैलिड हैं, इनकर हुए हैं. अगर एजेंट ने अपने जेब से अदा किए हैं तो आरिफ उसको रिटर्न करेगा, और अगर बिजनेस की रिसीट से ही अदा किए हैं तो वो वैलिड एक्सपेंस समझा जाएगा. लेकिन 5% जो उसने रूटीन में डिस्काउंट दिया याद रखें ये उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया. अब ये एजेंट की लाइबिलिटी है, मोइज की लाइबिलिटी है, और आरिफ का राइट है कि जितने मीट उसने 5% डिस्काउंट पे बेचा है, डिस्काउंट की जो भी अमाउंट बनती है वो रिकवर करवाए मोइज से. किस लिए रिकवर करवाए? क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है. रूटीन नेचर पे डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं थी, वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी. ये हमारा होगा क्वेश्चन 3. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ. नेक्स्ट एरो, राइट वाला एरो, हाँ जी. क्वेश्चन 4. Correct Kaleem Real Estate KRL by misrepresenting themselves as an agent of Goofy Builders GB negotiated and entered into a contract with Tamir Associates for acquisition of a piece of land for GB. कलीम रियल एस्टेट, अच्छा सिचुएशन को समझिए. कलीम रियल एस्टेट ने मिसरिप्रेजेंटेशन दी, गलत बयानी की कि वो जीबी के गूफी बिल्डर्स के एजेंट हैं. गूफी बिल्डर्स को पता भी नहीं है, वो कहीं अपने ऑफिस में बैठे होंगे. लेकिन यहां पे केआरएल ये कहता फिर रहा है कि मैं जीबी का एजेंट हूं, मैं जीबी का एजेंट हूं. और उसने तमीर एसोसिएट एक थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया
किस लिए? लैंड को बाय करने के लिए, और कहा कि ये तो मैं जीबी के लिए बाय कर रहा हूं। यानी प्रिंसिपल को पता भी नहीं, गूफी को पता भी नहीं कि ये केआरएल क्या एग्रीमेंट कर रहा है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट 1870 एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ केआरएल इन द अबव सिचुएशन। इस सिचुएशन में केआरएल की लायबिलिटी क्या है? याद रखें ये वही सिचुएशन है एक तरह से जो है एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी। असल में तो केआरएल एजेंट है ही नहीं, उसने अगर कोई एक्ट कर लिया प्रिंसिपल का नाम लेके, तो प्रिंसिपल के पास वही ऑप्शन है जो उस सूरत में ऑप्शन होती है जब एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है। वो ऑप्शन क्या होती है? या तो रेटिफाई करें या रेटिफाई ना करें। अब गूफी के पास ऑप्शन है, या तो वो इस ट्रांजैक्शन को जो परचेज ऑफ लैंड किया रेटिफाई करें या ना करें। गूफी को अगर लगेगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही हुई है, मेरे वारा खाती है मुझे, वो उसको रेटिफाई कर देगा। अगर गूफी जीबी ने इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर दिया तो ये ऐसी वैलिड हो जाएगी जैसे उसकी अथॉरिटी से ही हुई है, उस सूरत में केआरएल की कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर गूफी बिल्डर्स इसको रेटिफाई नहीं करते, अगर गूफी बिल्डर इसको रेटिफाई नहीं करते अप्रूव, तो याद रखें फिर गूफी बिल्डर्स का इस ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसके लिए पूरी की पूरी लायबिलिटी जो है वो केआरएल की होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हमने दो हिस्सों में ड्राफ्ट किया, एक अगर जीबी रेटिफाई कर देता ट्रांजैक्शन को तो क्या होगा, और दूसरा अगर रेटिफाई नहीं करता तो क्या होगा। रेटिफाई कर देगा तो फिर एजेंट लायबल नहीं है, प्रिंसिपल लायबल है। रेटिफाई नहीं करता तो फिर प्रिंसिपल नहीं लायबल बल्कि एजेंट लायबल है। नेक्स्ट 5, फोजिया इज वर्किंग एज ए सेल्स गर्ल फॉर ए पॉटरी स्टोर ओन्ड बाय मिर्जा बेग इन ए फेमस मॉल। फोजिया जो है वो स्टोर के ऊपर सेल्स गर्ल के तौर पे काम कर रही है। फोजिया इन द एब्सेंस ऑफ मिर्जा बेग ऑफन डिस्प्लेज हर ओन पॉटरी आइटम्स on the shelves and uses her employers time, resources and facilities to sell her own items। यानी सेल्स गर्ल वो क्या करती है कि प्रिंसिपल की सारा खर्चा दुकान प्रिंसिपल की है, टेबल भी प्रिंसिपल की है सारे, वहां पे वो शो केस में प्रिंसिपल के साथ अपनी जाती जो गुड्स हैं वो भी डिस्प्ले पे लगा देती है, उनको भी बेच रही है। इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल के रिसोर्सेज, उसका नाम, उसके पैसों को यूज करते हुए सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है। ये सीक्रेट प्रॉफिट है जो फोजिया अर्न कर रही है, प्रिंसिपल को उसका पता ही नहीं, और उसके नाम को, उसके रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपना जाती बेनिफिट के लिए उसको इस्तेमाल कर रही है। तो ये सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करे, और अगर कोई एजेंट सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करे तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल को रीपे करना पड़ेगा। सिमिलर कंसेप्ट पार्टनरशिप में भी है। अगर कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बताए बगैर सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करे पार्टनरशिप फर्म के रिसोर्सेज को यूज करते हुए, तो क्या करना होता है, उस पार्टनर ने वो प्रॉफिट रिटर्न करना होता है, रीपे करना होता है फर्म को। सीक्रेट प्रॉफिट याद रखें हमेशा प्रिंसिपल या फर्म को रिटर्न करना होगा। तो पहले वाले पैराग्राफ में हमें क्या पता चला, उसने हमें बताया कि फोजिया सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर रही है। सेकंड, रिसेंटली ऑन ए सरप्राइज विजिट टू द स्टोर मिर्जा बेग caught Fawzia selling her own items in the store। वो सरप्राइज विजिट किया मिर्जा बेग ने, उसे पता, उसने कहा ये चीज तो मैंने भेजी नहीं, कहां से आई? फोजिया ने कहा मेरी है। उसने कहा बस लग गई समझ। अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट वाज आल्सो रिवील्ड, इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो ये भी सामने आया, क्या कहानी में अभी एक और ट्विस्ट आया, that on certain instances Fawzia had sold Mirza Beg's pottery items was at a higher rate than recommended and pocketed the differences। कि सेल्स गर्ल ने जितना अमाउंट बताई गई थी उससे हायर पे चीजें बेची और जो डिफरेंस था वो अपनी जेब में रख लिया। इसका मतलब ये हुआ उसने अपनी अथॉरिटी से भी एक्सीड किया है, उसे जो प्राइस कही गई थी उसने उससे ज्यादा पैसे बेची और उसके जो डिफरेंस था वो अपनी जेब में रख लिया। तो ये फ्रॉड का केस भी है, फ्रॉड बाय एजेंट। ये ऊपर वाला केस सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया उसने, दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन का केस है कि प्रिंसिपल के पैसे मिस एप्रोप्रिएट किए, प्रिंसिपल की चीजें बेच के जो भी पैसे हैं कम या ज्यादा वो प्रिंसिपल का हक है उनके ऊपर। तो दो इश्यूज आ गए। पहला इशू क्या है कि सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया, इसमें रूल क्या होगा, सीक्रेट प्रॉफिट रीपे करना पड़ेगा प्रिंसिपल को, मिर्जा बेग को। दूसरा क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन, तो जितना भी डिफरेंस है ये भी मिर्जा बेग को रीपे करना पड़ेगा, यानी फोजिया रीपे करेगी इस डिफरेंस को मिर्जा बेग को। Under the provisions of contract at 1870 to identify the nature of contractual relationship between Fawzia and Mirza Beg। दोनों के दरमियान में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्या है, एजेंसी रिलेशनशिप है। क्योंकि जो सेल्समैन वगैरह होते हैं, जो लोग हम
एम्प्लॉयज रखते हैं, जो बिजनेस को मैनेज करने के लिए रखते हैं, वो सारे एजेंट होते हैं एम्प्लॉयर के। डिस्कस द ड्यूटीज ब्रीच्ड बाय फौजिया, वो हमने 2 ड्यूटीज बता दी हैं, एक सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया और दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। एंड राइट्स अवेलेबल टू मिर्जा बेग अंडर द अबव सर्कमस्टेंस, राइट्स क्या रिकवर करवा सकता है, सीक्रेट प्रॉफिट भी रिकवर करवा सकता है और जो मिस एप्रोप्रिएशन की अमाउंट है ये भी फौजिया से रिकवर करवा सकता है। आगे चलिए, ये मेरा हाल कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पे अब हमारा लेक्चर ये जो टेस्ट की डिस्कशन है कंप्लीट होती है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। जी अब हम चलते हैं अपने नए चैप्टर, जो कि आईकैप की बुक के मुताबिक चैप्टर 14 है और हमारी बुक के मुताबिक चैप्टर 11 है। उसके पहले कंसेप्ट की तरफ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, इसीलिए इसमें एक तो मैं स्पीड थोड़ी सी कम रखूँगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो देंगे, डिस्कशन ज़्यादा करेंगे। और दूसरा, आपने इसको साथ साथ पढ़ते और समझते जाना है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो हम स्टार्ट में पढ़ेंगे लेकिन आगे चल के जब हम नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे पहुंचेंगे वो वहाँ पे भी यूज़ हो रहे होंगे। तो बेहतर है कि आपने इसको तरतीब से सीक्वेंस के साथ इस लेक्चर चैप्टर को कवर करना है, और दूसरा रोज़ के रोज़ आपने इसको पढ़ना और समझना है, ताकि फ्यूचर के जो लेक्चर्स हैं वो भी आपके लिए आसान हो जाए। वरना शुरू में अगर आपने स्किप कर दिया कोई एक तो लेक्चर भी, तो उसके कंसेप्ट जहाँ जहाँ फिर आगे यूज़ होंगे आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर की हेडिंग के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, जो नाम है इसका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। पहले इसको समझ लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है। इंस्ट्रूमेंट से मुराद होता है लॉ की लैंग्वेज में, इंस्ट्रूमेंट से मुराद है वो पीस ऑफ पेपर जो अगर आपके पास है तो आपका राइट है कि आप किसी बंदे से पैसे ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट से मुराद रिटन पीस ऑफ पेपर हैविंग राइट टू रिसीव मनी, आपके पास है तो आप किसी से पैसे ले सकते हैं। जैसे इसकी क्लासिक एग्जांपल है चेक। अगर आपके पास चेक है, चेक क्या रिटन है? बिल्कुल रिटन है। चेक एक रिटन पीस ऑफ पेपर है जो अगर आपके पास है तो जिस बंदे ने भी आपको चेक दिया आपका राइट है, आप उसके अकाउंट से पैसे रिसीव कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब रिटन पीस ऑफ पेपर, जिसकी वजह से अगर हमारे पास आया तो हमारा राइट क्रिएट हो जाएगा। क्या राइट होगा हमारा? उस इंस्ट्रूमेंट को हासिल करने की वजह से कि हम जो इंस्ट्रूमेंट में पैसे लिखे हुए हैं वो रिसीव कर सकते हैं पार्टी से। इंस्ट्रूमेंट का मतलब रिटन पीस ऑफ पेपर जो हमें राइट देता है कि हम किसी बंदे से पैसे रिसीव कर लें। और निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट के साथ नीचे लिख लें राइट टू रिसीव मनी और निगोशिएबल के साथ नीचे लिख लें ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब आप ये पीस ऑफ पेपर अगर किसी और मिस्टर बी सी को ट्रांसफर करते हैं तो ये राइट टू रिसीव मनी अब उसको ये भी उसको ट्रांसफर हो जाएगा। यानी फर्ज कीजिए कि मेरे पास कोई चेक है और मेरा राइट आ गया, मुझे मिस्टर ए ने, मैं मिस्टर बी हूं, मुझे मिस्टर ए ने चेक दिया, अब मेरे पास राइट टू रिसीव मनी आ गया। उस चेक पे जो अमाउंट लिखी हुई है मैं बैंक में जाऊंगा उसके अकाउंट से पैसे निकलवा सकता हूं, मेरे पास राइट टू रिसीव आ गया, ये इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन साथ ही साथ ये कंसेप्ट भी ध्यान में रखें, ये ट्रांसफरेबल भी है। यानी मैं अगर ये मिस्टर बी इस चेक को मिस्टर सी को दे देता है तो अब मिस्टर सी का ये राइट आ जाएगा कि वो बैंक में जाएं तो वो उसको अपने पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, वो पैसे ले सकते हैं। इसमें आगे चल के फर्दर डिस्कशन करेंगे हम, वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, क्रॉसिंग वगैरह होती है, इसके अलावा जो भी डिटेल इम्प्लीकेशन है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल सिंपल एग्जांपल ध्यान में रखिए कि चेक बेरर है, वो कोई भी बंदा जाएगा और उसको रिसीव कर सकता है। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये रिटन पीस ऑफ पेपर होगा जो अगर आपके पास है तो कागज का एक टुकड़ा, लेकिन उसकी इतनी अहमियत है कि वो उसकी बेस पे आप किसी से कैश रिसीव कर सकते हैं, मनी रिसीव कर सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं। और निगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल, कि अगर वो एक पर्सन से दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया जाए तो दूसरे बंदे का राइट टू रिसीव मनी आ जाएगा। अब राइट टू रिसीव, अब ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं ट्रांसफर हुआ बल्कि वो जो राइट टू रिसीव मनी था ये भी ट्रांसफर हो गया। तो 2 अल्फाज ध्यान में रखिएगा, निगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट। आगे चल के हम डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल पे, वहां पे आपको कहा जाएगा कि रिटन फॉर्म में नहीं है कोई एक चीज, एक प्रॉमिस है
कि पैसे अदा करूंगा, रिटर्न फॉर्म में नहीं है। क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? आपने कहना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न फॉर्म में होता है। फिर एक और एग्जांपल में आपसे पूछेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि इसे आगे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसे आगे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता किसी भी वजह से। क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? आपने कहना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि निगोशिएबल नाम से ही जाहिर है वो जो ट्रांसफरेबल हो वो निगोशिएबल होगा, जो ट्रांसफरेबल ही नहीं है वो निगोशिएबल भी नहीं होगा। निगोशिएबल नहीं तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। तो याद रखें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दो सबसे अहम पॉइंट, रिटर्न होगा और दूसरा आप एक पर्सन से दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब करता कैसे हैं वो आगे हम डिटेल में वन बाय वन कंसेप्ट्स को खोलते चले जाएंगे, समझते जाएंगे। फिलहाल मुझे बताइए क्या इतनी बात आपको समझ आ गई कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे डेफिनेशन बता रहा है, डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, ज़बानी कलामी नहीं, रिटन डॉक्यूमेंट है, जिससे क्या होता है, जो क्या देती है, गिविंग राइट टू रिसीव मनी। जो अगर आपके पास है, आपका राइट टू रिसीव मनी आ जाएगा आपके पास राइट है, आप किसी से पैसे रिसीव करने हैं उस डॉक्यूमेंट की बेस पे कर सकते हैं। यहां पे दो अहम अल्फाज हैं जो एडवांस कंसेप्ट को सामने रख के मैंने ऐड किए हैं। कह रहा है राइट टू रिसीव सर्टन मनी, यानी सर्टन अमाउंट होनी चाहिए। चेक के ऊपर अगर आप लिखें 70,000, 20,000, 50,000, ये सर्टेन अमाउंट है। अगर आप चेक के ऊपर लिखे कि ए रीजनेबल अमाउंट विल बी पेड, रीजनेबल अमाउंट क्या है? ये सर्टेन नहीं है। तो ये याद रखें, फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। आपको याद होगा आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये पढ़ा है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है सर्टेन होनी चाहिए, जो प्राइस है वो सर्टेन होनी चाहिए। अगर सर्टेन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, अनसर्टन टर्म्स एंड कंडीशन या प्राइस के साथ। तो यहां पे भी याद रखें जो पैसे है ना वो सर्टन, उसके ऊपर लिखा हो 1,50,000, 2.5 लाख, नेसेसरी अमाउंट वगैरह, रीजनेबल अमाउंट वगैरह, ये अल्फाज नहीं होने चाहिए। सर्टन का मतलब ये है कि अमाउंट सर्टन होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। और मनी ओनली का मतलब है कि सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट की बेस पे आप सिर्फ पैसे रिसीव कर सकते हैं। अगर मैं किसी को लिख के दे दूं कि मैं आपको 1 महीने के बाद 10,000 रुपये अदा करूंगा, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि मैंने सर्टेन अमाउंट बता दी और सिर्फ पैसे अदा किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि मैं 1 महीने बाद आपको फर्नीचर सेट दूंगा, अब ये फर्नीचर सेट, ज्वेलरी सेट दूंगा, ये मनी नहीं है, इसलिए ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो क्लियर हुआ आपको कि सर्टेन का मतलब क्या है और मनी ओनली का मतलब क्या है? अगर क्लियर हुआ तो एक सवाल का जवाब मुझे बताइए। अगर मैं ये लिखता हूं कि मैं आपको 1 महीने बाद 1 लाख रुपया अदा करूंगा, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं लिखता हूं 1 महीने बाद आपको फर्नीचर सप्लाई करूंगा, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं मैं 1 महीने बाद आपको 1 लाख रुपया प्लस फर्नीचर सेट डिलीवर करूंगा, यानी दोनों चीजें ऐड कर दी मैंने, क्या अब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहा? इसका जवाब है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा जो सिर्फ और सिर्फ मनी होगी, जिसके ऊपर आप मनी के अलावा और कोई भी चीज साथ ऐड भी कर देना, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। तो ये डेफिनेशन तो हमें समझ आ गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा है लफ्ज ट्रांसफरेबल, यानी निगोशिएबल का मतलब है, निगोशिएबल और ट्रांसफरेबल दोनों का मतलब 100% एक ही है। सिर्फ लॉ हम कॉमन डे लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं ट्रांसफरेबल, और लॉ वर्ड यूज करता है निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकता है। अब जिसको ट्रांसफर होगा उसका राइट है कि वो पैसे रिसीव करे। ए ने बी को चेक दिया, बी का राइट है वो चेक के ऊपर जो पैसे लिखे हैं वो रिसीव करे। बी ने अगर वो चेक ट्रांसफर कर दिया, निगोशिएट कर दिया सी को, सी का राइट है वो पैसे रिसीव करे। अब बी का राइट नहीं रहा। सी ने वो चेक अगर डी को ट्रांसफर कर दिया तो ये राइट टू रिसीव मनी भी ट्रांसफर हो गया। अब डी का राइट है कि वो इस चेक के ऊपर जो अमाउंट है उसको रिसीव करे, सी का राइट नहीं रहा। यह है ट्रांसफरेबल का मतलब, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर या निगोशिएट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है डिलीवरी, दूसरा तरीका है इंडोर्समेंट। ये दोनों तरीके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाऊंगा।
अभी नहीं करा, फिलहाल सिर्फ आपको ट्रांसफरेबल का मतलब बता दिया, निगोशिएबल। ट्रांसफर निगोशिएट करने के दो तरीके, डिलीवरी और इंडोर्समेंट, ये बाद में बताऊंगा। फिर आगे एग्जांपल बता रहा है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल क्या है? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स। प्रोबेबली आप सारे चेक के साथ वाकिफ होंगे, कंफर्टेबल होंगे इस एग्जांपल के साथ। ये चेक की एग्जांपल क्लासिक एग्जांपल है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के कंसेप्ट को समझने के लिए, इसलिए कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट है ये नए होंगे। आपको नहीं पता होगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या, मुझे भी नहीं पता अभी। प्रोमिसरी नोट क्या आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता अभी। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो एग्जाम्पल के तौर पे याद कर लेते हैं, लेकिन चेक के बारे में तो पता ना। क्या ये पीस ऑफ पेपर होता है? यस, पीस ऑफ पेपर होता है। क्या इसके ऊपर सर्टेन मनी लिखी जाती है? बिल्कुल, अमाउंट लिखी जाती है। क्या ये एक बंदे को दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जब सारी कंडीशंस पूरी होगी तो इसका मतलब चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कंसेप्ट समझने के लिए हम चेक की एग्जांपल ले लिया करेंगे, और फिर बाद में जब जरूरत पड़ेगी, जब बारी आएगी, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को भी समझ लेंगे ये क्या बला है, प्रोमिसरी नोट को भी समझ लेंगे ये क्या बला है। कोई बला नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है अगर आप बेसिक्स आपकी स्ट्रांग हो। तो अगर हमसे कोई पूछे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, डेफिनेशन लिख देंगे, फिर उसके साथ एग्जांपल कहें, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम कहेंगे एक क्या, दो क्या, तीन एग्जांपल लो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। पहली चेक, दूसरी बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरी प्रोमिसरी नोट। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझ लें क्या चीज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? करेंसी नोट। आपकी जेब में जो 100 का 50 का नोट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हालांकि ये भी पीस ऑफ पेपर है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी कंपनी के शेयर्स अगर आप खरीदते हैं, शेयर्स भी आपने शायद नहीं देखे होंगे, शेयर्स भी पीस ऑफ पेपर की तरह होते हैं, लेकिन ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। करेंसी नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, शेयर्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये हमने अभी तक क्या किया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन सीखी, एग्जाम्पल सीखी क्या क्या चीजें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में शामिल होती हैं, और फिर एग्जाम्पल सीखी क्या क्या चीजें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में शामिल नहीं है। करेंसी नोट, शेयर्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। अब चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। एक फीचर तो हमने डिस्कस कर ही लिया हुआ है, क्या भला, ट्रांसफरेबल। अब फ्रीली ट्रांसफरेबल, आसानी से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आसानी से एक पर्सन को से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकते हैं, कोई कबाहत नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, फीचर्स में एक फीचर, पेएबल टू बेरर और ऑर्डर। पेएबल टू बेरर और ऑर्डर। आपने अगर कभी चेक को गौर से देखा हो तो चेक का मैं रफ सा फॉर्मेट बना रहा हूं, आपके पास अगर कोई घर में किसी फैमिली मेंबर के पास चेक बुक है तो आप उसमें देख के वेरीफाई कर लीजिएगा। उसमें इधर वो डेट होती है, फिर यहाँ पे लिखा होता है नाम, ABL, यहाँ पे एक चीज लिखी होती है, आगे खाली जगह होती है, और बेयरर ये लिखा होता है, और फिर आगे अमाउंट्स वगैरह होती हैं वर्ड्स में, फिर यहाँ पे डब्बा बना होता है जिसमें आपने नीचे सिग्नेचर, अकाउंट होल्डर का नाम लिखा होता है, वगैरह वगैरह। मैं इस तरफ नहीं जा रहा, मैं चाह रहा हूं आप सिर्फ फोकस करें इस एरिया के ऊपर। पहले तो आप घर में कोई फैमिली मेंबर के पास चेक है तो उसको देख लें, कंफर्म कर लें कि ऐसे ही लिखा हुआ है, नहीं तो आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, चेक का फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा, आप देख लीजिए। यहां पे लिखा होता है पे आगे स्लैश आर बेरर। इसका मतलब क्या, ये चेक चूंकि एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और हम पढ़ रहे हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेरर भी हो सकता है, पेएबल टू ऑर्डर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, देखिए बेरर का मतलब ये, अगर आप इस चेक को बाकी तो चीजें फिल कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करते इस वाले हिस्से को, तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये असल में ये कहना ये चाह रहा है कि पे किसको करना है। ये वाली लाइन क्या शो करती है, इस चेक की पेमेंट किसको करनी है। अगर आप लफ्ज बेरर रहने देते हैं तो इसका मतलब, बेरर का मतलब है जो भी इसको बेयर करता है, ठीक है, whoever bears it, bears mean holds it, bear mean hold, bearer का मतलब होल्डर, पे डैश आर बेरर का मतलब क्या है, जिसके पास भी ये चेक है, जो भी इस चेक को होल्ड कर रहा है, जो भी इस चेक का होल्डर है, जो भी उस चेक का बेरर है, बेरर मींस होल्डर,
ठीक है, जो कि उसको कैरी कर रहा है, जिसकी पोजेशन में है। अगर बेरर का लफ्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब है जिसके पास भी ये चेक पहुंचेगा वो इसकी पेमेंट ले सकता है। ये वाली लाइन किस लिए लिखी जाती है? ये बताने के लिए कि चेक की पेमेंट किसको होगी। अगर आप बेरर का लफ्ज यहां पे लिखा रहने देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये बेरर चेक है। बेरर का मतलब ये इंस्ट्रूमेंट बेरर है, इसका मतलब क्या है कि जिसके पास भी ये चेक जाएगा वो उसकी पेमेंट रिसीव कर सकता है। यानी अगर ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, हर बंदा चाहे तो बैंक से जाके पैसे रिकवर करवा सकता है, कलेक्ट कर, क्योंकि बेरर चेक है। लेकिन बेरर चेक में एक फायदा है, क्या? बड़ी आसानी के साथ ये निगोशिएट या ट्रांसफर हो सकता है। आपने सिर्फ फिजिकल डिलीवरी देनी है चेक की, एक बंदे ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, फिजिकल डिलीवरी देनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। ठीक है, यानी अगर मेरे पास बेरर चेक है, मैंने ये चेक ऐसे के ऐसे ही सी को दे दिया, सी ने ऐसे के ऐसे ही डी को दे दिया, तो ये चेक ट्रांसफर हो रहा है, निगोशिएट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यह है बेरर चेक। लेकिन इसमें रिस्क है। क्या रिस्क है? अगर कभी मैं कॉलेज आते आते मेरी जेब में है गिर गया, तो इसका मतलब है गिर गया तो जो बंदा भी उसको उठाएगा, अब वो अगर बैंक में चला जाता है तो वो मेरी बजाय वो पैसे लेके रफू चक्कर हो जाएगा। तो बेरर चेक में आसानी भी है, क्या कि सिर्फ डिलीवरी के जरिए से ये एक दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाएगा। बेरर इंस्ट्रूमेंट में आसानी भी है। क्या आसानी है? कि सिर्फ फिजिकली एक से दूसरे को डिलीवर हो जाए तो निगोशिएशन कंप्लीट हो गई। लेकिन इसमें रिस्क भी है। क्या? चोरी हो गया, गिर गया, तो जिस बंदे को मिलेगा, बेरर चेक है ना, तो जो भी बंदा बेरर होगा, जो भी बंदा होल्डर होगा, वो पैसे कलेक्ट कर सकता है, बैंक में जाएगा, पैसे कलेक्ट करके निकल जाएगा। रिस्क। इसीलिए लॉ ने एक और ऑप्शन भी दी है। वो क्या ऑप्शन है? आप यहां पे लिख लें पे, मेरे भाई क्या नाम है मेरे भाई का? अतीक भाई। पे अतीक, क्या लिखा मैंने? पे अतीक। ये बेरर का लफ्ज काट दिया, बेरर का लफ्ज काट। अब देखिए इसका है, ये अभी भी चेक है, अभी भी वैलिड है, अभी भी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन फर्क क्या पड़ा? अब पेमेंट किसको होगी? बेरर को नहीं, अतीक को पेमेंट होगी। अब अगर ये चेक निस्बतन सिक्योर हो गया, अब अगर मेरी जेब से ये गिरता भी है ना और कोई मिस्टर फरीद इसको उठा लेता है, तो मिस्टर फरीद बैंक के पास जाएगा तो बैंक वाला उसको लिफ्ट नहीं कराएगा, उसे कहेगा ये तो चेक मैंने पे करना है, अतीक को लेके आओ। और अच्छी प्रैक्टिस ये कहती है कि अतीक के साथ ना इसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दें, क्योंकि एक नाम के भी एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं। कोई और अतीक ले गया तो वो भी रिस्क है। तो हम नॉर्मली बड़ी अमाउंट का चेक हो ना, तो उसके साथ शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देते हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर रिपीट नहीं होता, आपको पता। लेकिन बहरहाल सिंपल एग्जांपल की तरफ आते हैं। मुझे बताइए, अब ये बेरर चेक था पहले, अब ये बेरर चेक रहा। बेरर चेक का मतलब क्या है? कोई भी जाके इसकी कलेक्शन करवा सकता है जिसके पास भी ये चेक हुआ। अब ये बेरर चेक नहीं रहा, अब ये बन गया ऑर्डर चेक। अब ये बेरर चेक नहीं रहा तो कौन सा चेक बना? ऑर्डर चेक, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन गया। यानी अब इसकी पेमेंट कौन कर सकता है? क्या इसकी पेमेंट किसको होगी? अतीक को। अतीक के अलावा कोई फरीद, अकमल जाएगा, उसको पेमेंट नहीं होगी। ये बात समझ आ रही? आखिरी क्वेश्चन मेरा, अतीक को पेमेंट हो सकती है? क्या अतीक अगर चाहे, अब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, बेरर नहीं है, बेरर कट गया, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। क्या अतीक अगर चाहे तो ये पेमेंट सलीम को कर सकता है? ये चेक ट्रांसफर सलीम को कर सकता है? अगर अतीक चाहे तो क्या ये चेक सलीम को ट्रांसफर कर सकता है, निगोशिएट कर सकता है? ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन कि क्या ये अतीक अगर चाहे तो आगे किसी और को फर्दर निगोशिएट कर सकता है? इंटरेस्टिंगली इसका जवाब है यस। अतीक अगर चाहे
हालांकि अतीक के नाम का चेक बना है, लेकिन अगर अतीक चाहे तो इसको फर्दर निगोशिएट कर सकता है, यानी ये अभी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, इसका ज़हन में ये आता फिर कैसे कर सकता है? हालांकि चेक तो उसके नाम पे है, वो अपने राइट्स किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दें। अगर आपने चेक का फॉर्मेट देखा है ना, आप उस चेक को उल्टा के देखें बैक साइड पे, उस पर एक लफ्ज लिखा होगा इंडोर्जर या इंडोर्जर सिग्नेचर। ये इंडोर्जर का वर्ड बहुत अहम है। अगर आप किसी दूसरे को चेक की अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो ना, ये चेक है, तो अतीक क्या करे? अतीक इस चेक की बैक साइड पे जाए और लिख दे किसको ट्रांसफर करना है, सलीम को। लिख दे, नाम लिख दे सलीम, और सिर्फ नाम ना लिखे, अपने साइन भी कर दे, अपने साइन भी कर दे। अब हालांकि ये प्रैक्टिस बहुत कम होती है, नॉर्मली आप इस तरह के चेक प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, लेकिन लॉ ने इसकी इजाजत दी हुई है, इसकी इजाजत दी हुई है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब क्या है? चेक के ऊपर साइन करना। किस लिए साइन करना? ताकि राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर हो जाए। अतीक का इस चेक के ऊपर इसके पीछे साइन करना, सलीम का नाम लिखना और साइन करना, इसे कहते हैं इंडोर्समेंट। इसे हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं अतीक ने चेक इंडोर्स कर दिया सलीम को, अतीक ने इंडोर्समेंट कर दी, इंडोर्समेंट कर दी। इंडोर्समेंट कैसे की? साइन करके। जब कभी आइंदा आपके जहन में लफ्ज इंडोर्समेंट आए ना, फौरन दूसरा लफ्ज आए साइन। इंडोर्समेंट का मतलब क्या है? साइन किए। किस लिए साइन किए? भाई साइन तो इसने भी किए थे जिसने चेक इश्यू किया था फर्स्ट टाइम, उसके लिए इंडोर्समेंट का वर्ड यूज नहीं होता। इंडोर्समेंट का वर्ड किस लिए यूज होता है? जब ये बंदा साइन करता है, फर्स्ट टाइम जब चेक बनता है ना, उसके ऊपर भी साइन होते हैं, वो इंडोर्समेंट नहीं कहलाते। ठीक है, वो तो ओरिजिनल पेमेंट कर रहे हैं ना, उसको कहते हैं चेक इशू करना, इशू करना। इंडोर्समेंट का मतलब क्या है? कि साइन करना किस पर्पस के लिए? कि मेरे पास जो राइट टू रिसीव मनी है वो मेरी बजाय इसको ट्रांसफर हो जाए। अब जाहिर है अगर अतीक ने सलीम को कोई पेमेंट करनी होगी तो एक तो ऑप्शन यह है अतीक बैंक जाके ये पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए, फिर बाद में सलीम को दे। दूसरी ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट सलीम को दे दे। तो ये क्या कहलाता है? अब आपको पता चला निगोशिएट यानी ट्रांसफर करना हो, इसके दो तरीके हैं, एक डिलीवरी के जरिए से, एक इंडोर्समेंट के जरिए से। अब सुनिए, कंक्लूजन के ऊपर ला रहा हूं, इसके बाद बात खत्म, तकरीबन बात खत्म। कंक्लूजन के ऊपर क्या ला रहा हूं आपको? चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एग्रीड। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की दो टाइप्स है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की दो टाइप्स हैं, बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर बेयरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो किसी भी पार्टी को जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है उसको पे किया जाना हो, उसका राइट टू रिसीव मनी आ जाए। बेयरर इंस्ट्रूमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल टू एनीवन हु बेयर्स इट, टू एनीवन हु होल्ड्स इट, वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो सिर्फ उसको पे किया जाएगा जिसका नाम लिखा है। अगर बेयरर लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बेयरर। अगर बेयरर नहीं लिखा हुआ और किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्या बेयरर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है? यस। क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो सकता है, निगोशिएट हो सकता है? यस। बेयरर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होगा, ट्रांसफर होगा? फिजिकल डिलीवरी देके, फिजिकली इंस्ट्रूमेंट किसी को दे दें डिलीवरी के, सिर्फ डिलीवरी के जरिए से ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन बेयरर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन ट्रांसफर करना आसान है, सिर्फ फिजिकली चेक दूसरे बंदे को दे दे इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी क्या निगोशिएट हो सकता है? यस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको डिलीवरी भी करनी पड़ेगी, डिलीवरी से पहले इंडोर्समेंट भी करनी पड़ेगी। यानी अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है अतीक अगर एज इट इज ये चेक, ये काम किए बगैर, साइन और नाम लिखे बगैर एज इट इज चेक दे देता है सलीम को, वो पैसे नहीं ले सकता अभी इसका मतलब है अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो सिर्फ डिलीवरी से निगोशिएशन नहीं होगी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी? इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। तो ये बात को समझ आया? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की दो टाइप्स हैं,
एक बेयर इंस्ट्रूमेंट, एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेयर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जो पेएबल टू एनीवन है, जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जो पेएबल टू सर्टेन पर्सन है, जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है। क्या दोनों की निगोशिएशन हो सकती है ट्रांसफर? यस, हो सकता है। कैसे? बेयर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी? फिजिकली डिलीवर करते हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी? इंडोर्समेंट करें और फिर डिलीवरी भी करें। यानी निगोशिएशन ऑफ बेयर इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू डिलीवरी। निगोशिएशन ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। और इंडोर्समेंट बोले तो इंडोर्समेंट का मतलब क्या है? सिग्नेचर करना। ये हुई इंडोर्समेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकते हैं, बैक साइड तो आगे हम देखेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्रीली ट्रांसफरेबल समझ आ गया, पेएबल टू बेयरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। नहीं, आगे मैं कंसेप्ट अभी नहीं आपको पढ़ाना चाह रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं जल्दी ना करें हम। मेरा ख्याल है अभी ये काफी हो गया, तो इतना काफी। हाँ, एक दो एग्जांपल आपके साथ और शेयर कर देता हूं। एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है पे बेयरर। आपने ये बताना है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है कि बेयरर। मैं सवाल पूछूंगा, आपने क्या बताना है? ऑर्डर है कि बेयरर। एक इंस्ट्रूमेंट चेक के ऊपर लिखा हुआ है पे बेयरर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बोले बेयरर इंस्ट्रूमेंट। शाबाश। ए के ऊपर लिखा हुआ है पे मिस्टर ए, इतना लिखा हुआ है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और ए के ऊपर लिखा हुआ है पे मिस्टर ए और बेयरर, यानी पे अतीक और बेयरर भी नहीं काटा, बेयरर भी नहीं काटा। अच्छा, अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करें कि अगर पे ए और बेयरर, इसका मतलब क्या है कि या तो अतीक को पेमेंट करो या जो भी बंदा लेके आए, जो भी बेयरर, उसको पेमेंट कर दो। जरा सोचें कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा कि बेयरर होगा, क्योंकि नाम भी लिखा हुआ है और साथ में बेयरर भी लिखा हुआ है। तो ये ऑर्डर होगा कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट होगा। ये आपने सोचना, ये मैं नहीं बता रहा आपको, ये कल के लेक्चर के स्टार्ट में इसको डिस्कस करेंगे और फिर मैं फर्दर आगे आपको लेके चलूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स थर्ड और फोर्थ की तरफ। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं। हो सके तो ये एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा, रिटर्न फॉर्म में ना भी करें, पढ़ लीजिएगा। मेरा ख्याल है तकरीबन सारी एग्जाम्पल्स आपको समझ आ जाएगी, आप अटेम्प्ट करने के काबिल हैं, इनको पढ़ जरूर लीजिएगा। हालांकि हमारे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसके बावजूद भी आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे इसकी टेस्टिंग होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।